हेलो बच्चों, कैसे हो आप लोग। तो हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में बात किया था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस के बारे में। हम लोगों ने देखा था कि जो पोलन ग्रेन थे उनका जो फॉर्मेशन हुआ था, पोलन ग्रेन का जो फॉर्मेशन हुआ था पीएमसी, पोलन मदर सेल से उनका फॉर्मेशन हुआ था। और इस प्रोसेस को हमने बोला था माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। और माइक्रोस्पोरोजेनेसिस को हम लोगों ने लास्ट लेक्चर में क्या किया था, स्टडी किया था। आइए एक बार थोड़ा सा ओवरव्यू ले लेते हैं, थोड़ा सा देख लेते हैं कैसे हुआ था। तो देखिए, हमने बोला था कि जो एंथर था, एंथर के अंदर जो पोलन सैक था, माइक्रोस्पोरेंजियम था, पोलन सैक था, वहां पर हमने देखा एक टिश्यू। उस टिश्यू का क्या नाम था? टिश्यू का नाम था स्पोरोजिनस टिश्यू। ओके। अच्छा, स्पोरोजिनस जो टिश्यू था वो होमोजिनस सेल से मिलकर बना हुआ था, यानी एक ही टाइप की कई सेल से मिलकर बना हुआ था। और उस सेल का नाम क्या था? पीएमसी। क्या नाम था? पीएमसी। अच्छा, जो पीएमसी सेल थी, पीएमसी जो सेल थी, पीएमसी सेल को हम लोग क्या बोलते हैं? माइक्रोस्पोर मदर सेल भी बोलते हैं, माइक्रोस्पोर मदर सेल। ठीक है। तो पीएमसी जो सेल थी, जिसे हम लोग माइक्रोस्पोर मदर सेल कहते हैं, इस सेल के अंदर डिवीजन हुआ। अच्छा, इस सेल के अंदर डिवीजन कौन सा होगा? इसके अंदर डिवीजन हुआ मियोसिस। इसके अंदर क्या हुआ? मियोसिस। अब आपको पता है माइक्रोस्पोर की मदर सेल है, तो ये अगर फॉर्मेशन करेंगी तो किसका करेंगी? माइक्रोस्पोर्स का, यानी छोटे वाले स्पोर्स का। अब एक सेल में, एक पीएमसी सेल में जब मियोसिस होगा, जब किसी सेल में मियोसिस होगा तो कितनी सेल बनेगी? फाइनली बनेगी 4 सेल। तो यहाँ पे 4 सेल बन गई, यानी कौन सी सेल बनेगी? इस सेल का नाम क्या होगा? इस सेल का नाम होगा माइक्रोस्पोर्स। क्या होगा? माइक्रोस्पोर्स। माइक्रोस्पोर्स इसका नाम होगा। क्यों? क्योंकि ये माइक्रोस्पोर मदर सेल है। ओके, तो एक बार देखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल जिसे पीएमसी सेल बोला, पोलन मदर सेल बोला, इसमें मियोसिस हुआ तो 4 यहाँ पर माइक्रोस्पोर्स बने। और ये जो माइक्रोस्पोर्स बने, ये क्या होंगे? फिर मैच्योर होंगे, डेवलप्ड होंगे और मैच्योर होंगे, और ये क्या बन जाएंगे? पोलन ग्रेन। क्या बन जाएंगे? पोलन ग्रेन। ये बन जाएंगे पोलन ग्रेन। यहां तक हमने लास्ट क्लास में, लेक्चर में देखा था। अच्छा, एक बात और, इस जो पूरा ये प्रोसेस है पीएमसी से पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन, ये जो पूरा प्रोसेस है, इस प्रोसेस को हमने क्या बोला? इस प्रोसेस को हमने बोला माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। क्या कहा? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। इस प्रोसेस को क्या बोला? माइक्रोस्पोरोजेनेसिस। माइक्रोस्पोरोजेनेसिस मतलब माइक्रोस्पोर का जेनेसिस यानी फॉर्मेशन। क्लियर है? तो हमने माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देखा। ठीक है। तो ये प्रोसेस के बाद हमको क्या मिला? यहाँ पर फॉर्मेशन हुआ माइक्रोस्पोर्स का, और माइक्रोस्पोर्स डेवलप हो गए और क्या बन गया? पोलन ग्रेन। तो अब हम लोग इस लेक्चर में पोलन ग्रेन का फॉर्मेशन देखेंगे, देख चुके हैं। तो पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर देखेंगे। पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के साथ साथ हम लोग उसके फंक्शन के बारे में पढ़ेंगे और देखेंगे उसके स्ट्रक्चर के अंदर कौन कौन सी सेल्स होती हैं। ओके, तो यहाँ तक क्लियर हो गया। चलिए आइए, तो अब हम पोलन ग्रेन्स का फॉर्मेशन देख चुके हैं, माइक्रोस्पोरोजेनेसिस देख चुके हैं। देन अब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे? पोलन ग्रेन के बारे में देखेंगे। तो यहाँ पर एक स्ट्रक्चर आपको दिखाई जो दे रहा है, ये पोलन ग्रेन का स्ट्रक्चर है। पहले एक बार ध्यान से इस स्ट्रक्चर को देख लीजिए। यहाँ पे जो पॉइंट्स, जो यहाँ पे ये सेगमेंट जो डिनोटेड है, यानी जो यहाँ पे लेटर्स लिखे हुए हैं, जो इसके बारे में कुछ एक बार देख लीजिए। फिर एक को हम इस लेक्चर, इस फिगर में एक एक पॉइंट्स को एक बार एक्सप्लेन करेंगे। और उसके बाद एनसीईआरटी में जो इस फिगर से रिलेटेड इंफॉर्मेशन है उसको पढ़ेंगे। देन हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो इंपॉर्टेंट चीज याद रखिए, ये पोलन ग्रेन्स इंपॉर्टेंट है, इसके बारे में जो भी इंफॉर्मेशन एनसीईआरटी में दी गई है वो हमको पढ़ना है। एक बार इस फिगर को देख लीजिए, फिर हम इसको एक्सप्लेन कर रहे हैं। ठीक है। फिर इससे रिलेटेड सारी इंफॉर्मेशन को एनसीईआरटी की लाइन में देखते हैं। ओके, तो चलिए, आपने इसको देखा, ये क्या है? पोलन ग्रेन। अब देखिए, पोलन ग्रेन जितने भी प्लांट्स हैं, जितने भी फ्लावर्स हैं, उनका जो मेल पार्ट है एंथर, उसके अंदर जो पोलन ग्रेन बनता है, सभी पोलन ग्रेन्स अलग अलग साइज के होते हैं। सभी के अंदर नंबर ऑफ जो पोलन ग्रेन्स एक एंथर के अंदर बनता है, ये भी वेरिएबल होता है, फिक्स नहीं होता, ये डिपेंड करता है कौन सी स्पीसीज है। लेकिन एक एवरेज साइज इसका होता है, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। तो सभी प्लांट्स में अलग अलग शेप साइज का, अलग अलग नंबर का जो पोलन ग्रेन है वो बनता है। क्लियर है? अच्छा, फिर भी एक जनरल अगर बात करें तो इसका कुछ शेप साइज, इसका कुछ जो है फिक्स है, मेजरमेंट है, इसकी बात अभी हम आगे करेंगे। देखिए, जो पोलन ग्रेन है वो 2 लेयर से मिलकर बना होता है। दो, उसका जो वॉल है, उसकी दीवार है, 2 लेयर से मिलकर बनी है। जैसे एंथर था, पोल उस माइक्रोस्पोरेंजियम था, उसके अंदर 4 वॉल लेयर था।
उसके अंदर उसका जो वॉल था 4 लेयर से मिलकर बना था, याद होगा मैंने बताया था, ये याद रखना था, ऑर्डर में याद रखना था, बाहर से अंदर की तरफ, आउटसाइड टू इनर साइड, एपिडर्मिस, एंडोथिसियम, मिडिल लेयर एंड टैपेटम, 4 लेयर याद है। वैसे यहाँ पर 2 लेयर देखने को मिलता है, जो यानी ये हमारा ये पोलन ग्रेन है, ये 2 लेयर से मिलकर बना है। 2 लेयर में देखेंगे जो बाहर की लेयर है इसे हम लोग क्या कहते हैं, एक्साइन, क्या कहते हैं, एक्साइन, ठीक है भैया। बाहर की जो लेयर है उसे क्या बोलेंगे, एक्साइन। जो अंदर की लेयर है, ये पीला वाला जो लेयर देख रहे हैं, ये बाहर की लेयर है, और ये इनर लेयर है, इनर वाली लेयर को क्या बोलेंगे, इंटाइन, क्या बोलेंगे, इंटाइन। तो ये एक्साइन हो गया बाहर की लेयर, और ये क्या हो गया, इंटाइन हो गया। समझ में आया? इतना 2 चीज। अच्छा, अब देखिए जो बाहर की लेयर है एक्साइन, वो देखेंगे रेगुलर नहीं है, यानी यहाँ पर कॉन्टिन्यूअस चल तो रही है, पर यहाँ पे जाकर के ये डिस्टर्ब हो गई है, यहाँ पर एक पॉइंट पे एक्साइन क्या है, एब्सेंट है। ओके। जो इनर साइड की जो लेयर है इंटाइन, वो क्या है, रेगुलर है, वो कॉन्टिन्यूअस है, देखिए वो कंप्लीट चारों तरफ से कवर की हुई है। दोनों समझ में आ रहा है, ये फिगर देख के ही सारी चीज समझ सकते हैं। इंपॉर्टेंट बात ये है कि जो एनसीईआरटी है, इसमें इससे रिलेटेड एक पैराग्राफ वहां पे दिया गया, एक पैराग्राफ में आपको कुछ इंपॉर्टेंट लाइन पढ़ेगी, पढ़ना पड़ेगा, याद रखना पड़ेगा, जो एग्जाम में आता रहता है। पर अगर आप इस फिगर को भी ध्यान से देख लेते हैं, एक बार सुन लेते हैं हमको, तो आपको सारा वहां का पूरा लाइन आपको वैसे भी याद हो जाएगा। क्लियर है? तो एक बार फिर से, एक्सटर्नल यानी बाहर की लेयर को कहते हैं एक्साइन, जो रेगुलर नहीं है, एक जगह पे डिस्टर्ब है, एक जगह पे पॉइंट पे मिसिंग, अभी बात करेंगे यहाँ पे कैसे। दूसरा, इनर लेयर जिसे हमने क्या कहा, इंटाइन, जहां पर ये रेगुलर है। क्लियर है? तो एक्साइन और इंटाइन। अच्छा, जो एक्साइन है, बाहर की जो लेयर है, वो एक इंपॉर्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल से बनी हुई है, उसे क्या कहते हैं, स्पोरोपोलिन। और ये एग्जाम में कई बार आया हुआ, नीट में भी आया हुआ, सीबीएसई बोर्ड में भी आया, ये आपको याद रखना है। क्या है, एक्साइन किससे मिलकर बना हुआ है, स्पोरोपोलिन से, स्पोरोपोलिन। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट सब्सटेंस बच्चा आपको याद रखना ही है। ठीक है, स्पोरोपोलिन क्यों इंपॉर्टेंट है, याद रखना है, देखिए 2 वजह से। जो स्पोरोपोलिन है वो ऑर्गेनिक मटेरियल्स में यानी प्लांट्स में सबसे हार्ड सब्सटेंस है। जैसे आप देखेंगे जो इंसान होते हैं, इंसानों की जो बॉडी होती है, ह्यूमंस है, जैसे हम लोग हैं, हम लोग की जो बॉडी है उसमें सबसे टफ मटेरियल क्या है, सबसे टफ पार्ट क्या है हमारे बॉडी का, तो सबसे ज्यादा देखेंगे बोन नहीं है, बोन से ज्यादा टीथ होता है, हमारा दांत होता है। लेकिन दांत में ऐसा क्या है, टीथ में ऐसा क्या है, जो आउटर कवरिंग होती है वो सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस होती है, जो बनी होती है इनामल से। ये सब चीजें नोट करते जाइएगा साथ साथ में, एक्सटर्नल कुछ चीजें इंफॉर्मेशन है। तो जो टीथ होता है वो किस वजह से सबसे ज्यादा प्रोटेक्शन होता है, क्योंकि वो जो इनेमल होता है वो सबसे हार्ड सब्सटेंस होता है। तो इनेमल जो होता है ना, वो पूरे ह्यूमन बॉडी का सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, या एनिमल किंगडम का कह लीजिए सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस है, ऐसा ऑर्गेनिक मटेरियल है। वैसे ही ये स्पोरोपोलिन प्लांट्स किंगडम का सबसे हार्ड सब्सटेंस है, सबसे टफ मटेरियल है। इसको नेचुरली कोई ऐसा एंजाइम नहीं मिलता जो इसको क्या करे, डिग्रेडेट कर पाए, इसको डिसॉल्व कर पाए। नेचुरली कोई एंजाइम्स इसको नहीं कर सकते। स्ट्रॉन्ग एसिड का अगर यूज करें या केमिकल्स का, आर्टिफिशियल केमिकल्स का, तो कर सकते, अदरवाइज इसको कोई नेचुरल एंजाइम से हम लोग इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते। क्लियर है? अच्छा, तो इसलिए ये चीज इंपॉर्टेंट है। जैसे ह्यूमन बॉडी को देखेंगे, जो किसी की डेथ हो जाती है तो बरीड कर देते हैं, दबा देते हैं, तो बोन्स और दांत बचा रह जाता है, क्योंकि वो सबसे हार्ड सब्सटेंस से बना हुआ है। वैसे ही प्लांट्स जब दब जाते हैं, या कई प्लांट्स को कई जगह देखेंगे आर्कियोलॉजी में जब उनको खोदा जाता है, उनको जब रिसर्च किया जाता है, तो जनरली प्लांट्स का जो पार्ट मिलता है वो पोलन ग्रेन्स भी मिलता है। पोलन ग्रेन्स जो प्रिजर्व रहते हैं, कई सालों तक प्रोटेक्ट रहते हैं, वो इसी स्पोरोपोलिन की वजह से प्रोटेक्टेड रहते हैं, क्योंकि ये जो आउटर कवरिंग है, एक्साइन है, स्पोरोपोलिन है इसका, ये इसको कई सालों तक बचा के रखता है, प्रोटेक्ट करके रखता है, प्रिजर्व करके रखता है। बात समझ में आ रही है? ठीक है, तो ये क्या हो गया, एक्साइन हो गया, स्पोरोपोलिन। अब दूसरा आता है लेयर इंटाइन। इंटाइन, इंटाइन किससे मिलकर बना हुआ है, तो ये सेलुलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बना हुआ है। क्या, सेलुलोज, सेलुलोज एंड पैक्टिन, सेलुलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बना हुआ। सेलुलोज वही सब्सटेंस है जिससे प्लांट्स में सेल वॉल बनी होती है। तो प्लांट्स की जो सेल वॉल है वो किस चीज से बनी होती है, सेलुलोज से। यही सब इंफॉर्मेशन है जो आपको याद रखना इंपॉर्टेंट चीज है। ठीक है, तो एक्साइन क्या है, स्पोरोपोलिन से बना हुआ है। इंटाइन क्या है, सेलुलोज एंड पैक्टिन से मिलकर बना हुआ है, याद रहेगा। अच्छा, वापस आते हैं, तो ये 2 चीज होगी। अच्छा,
अब जो ये लेयर है, एक्सटर्नल लेयर है, एक्साइन है, स्पोलोपोलिनिन से जो बना हुआ, एक ऐसा पॉइंट है एक्सटर्नल लेयर में, एक्साइन में, जहां पर यानी ये वाली जो पॉइंट है, यहाँ पर स्पोलोपोलिनिन अब्सेंट होता है। और ये एग्जाम में बार बार क्वेश्चन पूछा गया, याद रखिएगा वो कौन सा पॉइंट है जहां पर स्पोरोपोलिनिन अब्सेंट होता है। पोलन ग्रेन में वो कौन सी जगह, कौन सी प्लेस है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उस जगह को क्या बोलते हैं, जर्मपोर। उस जगह को क्या कहते हैं, जर्मपोर। यहाँ पर इसका जर्मिनेशन होता है। आप सोचिए यहाँ पर लेयर एब्सेंट होगी तभी तो यहाँ पर ये लूज होगा, नहीं वीक होगा। तो यहाँ से अंदर क्या होता है, इस जगह से जर्मपोर से क्या होता है, पोलन ट्यूब बाहर निकलता है। पोलन ट्यूब जब निकलेगा तो दो मेल गैमीट को लेकर निकलेगा। बेसिकली जो ये पोलन ग्रेन है जिसको हम लोग पढ़ रहे हैं, ये मेल गैमीट नहीं है, मेल गैमिटोफाइट है। गैमिटोफाइट मतलब जो गैमीट को अभी बनाएगा, इसके अंदर स्ट्रक्चर ऐसा है जो गैमीट बनाएगा। तो ये गैमिटोफाइट है, गैमीट नहीं है। तो मेल गैमिटोफाइट का स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं यहाँ पे। पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमिटोफाइट। ओके, तो यहाँ पे जर्मपोर होता है, और जर्मपोर वह प्लेस है जहां पर स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। तो दो क्वेश्चन आपको यहाँ पे याद हो गया। याद हो गया कि स्पोरोपोलिन मोस्ट हार्श सब्सटेंस है यानी प्लांट किंगडम का। दूसरा वो प्लेस है जर्मपोर, जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, उस प्लेस को क्या बोलते हैं, जर्मपोर कहते हैं। ठीक है, या उल्टा कह लीजिए, जर्मपोर वो जहां पे जर्मपोर होता है वहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है। दो चीज याद हुई। अच्छा, अब वापस आते हैं। तो देखिए जो ये हमारा पोलन ग्रेन है, इसके अंदर दो टाइप की सेल आपको देखने को मिलती है, दो सेल मिलती है, टू सेल मिलती है, टू सेल स्टेज। ठीक है, तो टू सेल का मतलब क्या है, देखिए एक बड़ी सेल यहाँ पे दिखाई देती है, एक छोटी सेल दिखाई देती है। ठीक है, एक बड़ी सेल यहाँ पे दिखाई देती है और एक छोटी सेल दिखाई देती है। एक देखिए, एक बड़ी सेल क्या है, यहाँ पे एक बड़ी सेल है और एक छोटी सेल है। जो बड़ी सेल है यहाँ पर, जिसके अंदर बड़ा सा न्यूक्लियस है, और एक छोटी सेल है जिसके अंदर छोटा सा न्यूक्लियस है। यहाँ पर देखेंगे, एक बड़ी सेल है उसे हम लोग कहते हैं वेजिटेटिव सेल। जो बड़ी सेल है उसको क्या बोलेंगे, वेजिटेटिव सेल। और जो छोटी सेल है उसे कहेंगे जनरेटिव सेल। एक वेजिटेटिव सेल और एक जनरेटिव सेल। ठीक है, एक वेजिटेटिव सेल, एक जनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल है, बड़ी सेल है, इसके अंदर मोस्ट अबंडेंट मटेरियल रिजर्व रहता है। और जो छोटी सेल है वो जनरेटिव सेल है। जो वेजिटेटिव सेल है उससे क्या होगा, बाद में चल करके वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा। और जो जनरेटिव सेल है, यहाँ पे डिवीजन होगा। कौन सा डिवीजन होगा, माइटोसिस होगा। अगेन याद रखिए, माइक्रोस्पोर मदर सेल में मियोसिस हुआ था तो 4 माइक्रोस्पोर बने थे, 4 पोलन ग्रेन्स बने थे। यहाँ पर माइटोसिस होगा तो एक जनरेटिव सेल से दो यहाँ पे मेल गैमीट बनेंगे, दो स्पोर्स बनेंगे। तो यहाँ पर क्या होगा, एक जो ये वेजिटेटिव सेल थी ये डेवलप हुई तो यहाँ पर क्या बना, पोलन ट्यूब बना। और जो जनरेटिव सेल थी ये डेवलप हुई, इसमें इसमें माइटोसिस हुआ तो क्या बना, यहाँ पे दो मेल गैमीट बना। तो ये दो मेल गैमीट बन जाएगा। और यही पोलन ट्यूब मेल गैमीट्स को फीमेल पार्ट के अंदर लेके जाता है, मेल गैमीट को, और फिर फर्टिलाइजेशन प्रोसेस को क्या होता है, आगे कंटिन्यू करता है। बात समझ में आ रही है। तो ये जो पोलन, ये जो आप ग्रेन देख रहे हैं, पोलन ग्रेन एंथर से रिलीज होकर के फीमेल पार्ट के ऊपर तो जाते हैं, लेकिन फीमेल पार्ट के ऊपर जब जाएंगे तो फीमेल पार्ट का जो स्टिग्मा होगा, ये जो स्टिग्मा वाला पार्ट होगा, ये क्या करेंगे, यहाँ पे लैंड कर जाएंगे, यहाँ पर लैंड कर जाएंगे। और जब लैंड करेंगे तो वहां पे क्या होगा, वहां पे जर्मिनेशन होगा। वहां पे जर्मिनेशन जब होगा तो ये पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन होगा, और इस पोलन ट्यूब में दो मेल गैमीट बनेंगे, और ये फिर नीचे, ऊपर से नीचे की तरफ जाएंगे, और वहां पे क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस कंटिन्यू होगा। क्लियर है बच्चा। तो ये चीज आपको याद रखना, बहुत इजीली समझा रहे हैं। आई होप आपको चीजें समझ में आ रही होंगी। ये सारी चीजें आपको इजीली समझते जाइए। बहुत ही कंसेप्चुअल चैप्टर है, बहुत ही इजी है। अगर ये आपको चीजें समझ में आ रही है, आपको कुछ भी रटना नहीं पड़ेगा। और आई होप आप धीरे से ये जो चीजें पढ़ते जा रहे हैं, समझते जा रहे हैं, ये चीज आपको याद होती जा रही होंगी। ठीक है, पर आपको एक चीज याद रखना, मस्ती में जैसे आप मूवी देखते हैं, मूवी की तरह इस क्लास को नहीं देखना। आजकल लोग क्या करते हैं, यूट्यूब या ऑनलाइन की क्लासेस को सोच रहे हैं चलो मूवी है, सोते हुए, बैठते हुए, कभी बैठ, आप उसी डिसिप्लिन के साथ लेक्चर को देखिएगा, या किसी भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म को देखिएगा जिस तरीके से आप ऑफलाइन की क्लास में बैठ करके क्लास को देखते हैं। तभी जाकर के आप डिसिप्लिन के साथ कोई चीजें याद रख पाएंगे, याद कर पाएंगे। अदरवाइज सारी चीजें दिमाग से एक कान से सुनेंगे और निकाल देंगे। क्लियर है। चलिए, तो ये चीजें आपको क्लियर हुई। तो इसमें मोस्टली चार ही चीज हमको याद रखना था। आउटर लेयर, इनर लेयर। आउटर लेयर एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी थी, इंटरनल लेयर इंटाइन सेलोज और पेक्टिन से बनी थी। और फिर अंदर दो लेयर, हमने दो सेल्स देखा, एक वेजिटेटिव सेल्स जो बड़ी थी, जो कि पोलन ट्यूब बना रही थी, और दूसरा जनरेटिव सेल जो कि छोटी सेल थी, जो कि
मेल गैमीट बना रही थी, तो यहाँ पर पोलन ट्यूब बना, पोलन ट्यूब के अंदर 2 मेल गैमीट बना, और यही जाकर फीमेल पार्ट्स के ऊपर यहाँ से नीचे की तरफ जाएगा, तो क्या होगा, फर्टिलाइजेशन प्रोसेस होगा। क्लियर है? चलिए, अब हमारा ये कंसेप्ट क्लियर हो गया, तो अब हम पोलन ग्रेन से रिलेटेड और भी जो इन्फॉर्मेशन है जो एनसीईआरटी में दी गई है, एक बार उसको हम रीड आउट कर लेते हैं, रीड करते हैं, पढ़ते हैं, और फिर उसके बाद हमारा ये टॉपिक कंप्लीट हो जाएगा। तो चलिए एक बार हम लोग पोलन ग्रेन से रिलेटेड कुछ इन्फॉर्मेशन को पढ़ लेते हैं, जो कि बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है, तो देखिए यहाँ पे पोलन ग्रेन के बारे में स्टार्टिंग से पूरा दिया गया, व्हाट इज द पोलन ग्रेन। तो देखिए बेसिकली यहाँ पे पोलन ग्रेन जो है, यहाँ पे पोलन ग्रेन जो इन्फॉर्मेशन हमको एक एक लाइन एक बार पढ़ते हैं। तो देखिए पोलन ग्रेन, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट, द पोलन ग्रेन रिप्रेजेंट मेल गैमेटोफाइट। इसे क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। अगर एग्जाम में पूछ लिया, वैसे भी आपसे वाइवा में कभी कोई पूछ ले कि व्हाट इज द मेल गैमेटोफाइट या मेल गैमेटोफाइट किसे कहते हैं, तो पोलन ग्रेन को मेल गैमेटोफाइट कहते हैं, मेल गैमीट नहीं, मेल गैमेटोफाइट कहते हैं। पोलन ग्रेन के बाद जब पोलन ट्यूब बनेगा उसके अंदर मेल गैमेट बनेगा। क्लियर है? तो पोलन ग्रेन को मेल गैमीट नहीं क्या बोलते हैं, मेल गैमेटोफाइट बोलते हैं। तो याद रखना मेल गैमेटोफाइट। वैसे जब फीमेल पार्ट को पढ़ेंगे तो वहां पे फीमेल गैमेटोफाइट भी पढ़ेंगे, तो यहाँ पे मेल गैमेटोफाइट पढ़ रहे हैं, तो यहाँ पे पोलन ग्रेन को क्या कहते हैं, मेल गैमेटोफाइट। ओके, इफ यू टच द पोलन एंथर ऑफ हिबिस्कस एनी अदर फ्लावर्स यू विल फाइंड द डिपोजिशन ऑफ येलोविश पाउडर पोलन ग्रेन। कहने का मतलब है किसी भी अगर फ्लावर का ऊपर का पार्ट, जब एंथर का पार्ट टच करेंगे, मैच्योर एंथर का, तो देखेंगे वहां पे आपको एक पाउडर के फॉर्म में आपके हाथ में टच करेगा। जैसे यहाँ पे हिबिस्कस की बात की जा रही है, हिबिस्कस रोजा सिनेंसिस, गुड़हल के फूल को बोलते हैं, चाइना रोज को बोलते हैं। गुड़हल का फूल आप लोग के घरों के आसपास दिखाई देता है, रेड कलर का जो होता है। अभी दुर्गा पूजा शुरू होने वाला, नवरात्रि, वहां पे देखेंगे लोगों यहाँ पे दुर्गा माता को चढ़ाते हैं, ये फूल पूजा में यूज किया था। ये फ्लावर जब आप देखेंगे उसका जो मेल पार्ट होता है, अगर आप उसको टच करते हैं तो पाउडर के फॉर्म में आपके हाथों में लग जाता है, येलो येलो कलर का, वो क्या होता है, वो पोलन ग्रेन ही होता है। क्लियर है? दूसरे किसी अगर फ्लावर की बात करें तो उसका अलग कलर का पोलन ग्रेन हो सकता है, तो यहाँ पे बेसिकली एग्जांपल हिबिस्कस का दिया गया है। ठीक है, नेक्स्ट अगर आगे बात करें, स्प्रिंकल दिस ग्रेन्स ऑन अ ड्रॉप ऑफ वाटर टेकन आउट द ग्लास साइड एंड ऑब्जर्व अंडर द माइक्रोस्कोप। यानी अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से अच्छे से ऑब्जर्व करना चाहते हो, या आप लोग बीएससी में जाएंगे तो ये सारी एक्टिविटी कराई जाती है, यहाँ पे बेसिकली हम पढ़ लेते हैं। तो बेसिकली अगर क्या है कि अब अगर आप इसको माइक्रोस्कोप से अच्छे से स्टडी करना चाहते हैं, या जो स्ट्रक्चर मैंने आपको दिखाया यहाँ पे स्लाइड में, वो अगर आप खुद से देखना चाहते हैं, तो क्या करेंगे, उसी पाउडर को पानी के ऊपर छिड़क दीजिए, या हाथ जो है आपने जो हाथ में टच करा है उसको पानी में ड्रॉप डीप कर दीजिए। वो पानी में क्या होगा, तैर जाएगा, और उस पानी की जो बूंद है उसको आप स्लाइड पे, शीशे की स्लाइड होती है उस पर रखिए, और फिर माइक्रोस्कोप से एक जूम करके एक स्पेशल रिजोल्यूशन पॉइंट पे आप उसको देख सकते हैं। ये सारे एक्टिविटी जब आप यूनिवर्सिटी में जाते हैं, बीएससी करते हैं, तो सारी एक्टिविटी वहाँ पे कराई जाती है। 12th लेवल में तो शायद शायद ही किसी स्कूल में आजकल ये सब कराया जाता हो, पर स्कूल वाले लोगों में फैसिलिटीज नहीं होती, पर यूनिवर्सिटी में सारी एक्टिविटी कराई जाती है। तो वहाँ पे आप देख सकते हो, वहाँ पे आप उसका शेप, साइज, डिजाइन, या जो भी चीजें हमने स्ट्रक्चर देखा था वो सब आपको वहाँ पे देखने को मिलेगा। ठीक है, तो यहाँ पर बेसिकली यही बताया गया। नेक्स्ट आते हैं, तो ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये देख सकते हैं यहाँ पे, ये पोलन ग्रेन्स है, ये डिफरेंट डिफरेंट प्लांट्स के, डिफरेंट डिफरेंट स्पीसीज के पोलन ग्रेन्स का स्ट्रक्चर दिखाई दिया। ये भी पोलन ग्रेन्स है, ये भी पोलन ग्रेन्स है, ये पोलन ग्रेन्स है, डिफरेंट क्या है प्लांट्स के। यहाँ पे फिर वापस आते हैं, अब आते हैं, अब कुछ इंपॉर्टेंट लाइन से इसको याद करते जाइएगा। जो चीज मैंने बताया वहां पे फिगर के साथ में, वो इंपॉर्टेंट था ही, जो चीज छूट गई यहाँ पे कवर हो जाएंगी, और जो हाईलाइट करते हैं पॉइंट, इसको आप स्पेशली ध्यान दिया करिए। तो क्या दिया, माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आप उसको ऑब्जर्व कर सकते हैं। नेक्स्ट, you will really amaze the variety of architecture, size, shape and color and designs। यानी आप अमेजिन करेंगे, आप अमेज्ड हो जाएंगे जब आप देखेंगे कि अलग अलग फ्लावर्स जो होते हैं, अलग अलग स्पीसीज जो होते हैं, प्लांट्स होते हैं, उनके जो फ्लावर्स हैं, उनके जो पोलन ग्रेन्स है, डिजाइन में, शेप में, साइज में, कलर्स में क्या होते हैं, डिफरेंट डिफरेंट होते हैं। ओके, नेक्स्ट इंपॉर्टेंट चीज अब यहाँ से शुरू होती है, ये चीज आपको याद रखना है। देखिए पोलन ग्रेन आर जनरली स्फेरिकल, तो क्या मिला हमको, शेप मिल गया। शेप कैसा होता है, स्फेरिकल होता है। दूसरा, अबाउट 20 to 50 माइक्रोमीटर इन डायमीटर। माइक्रोमीटर क्या होता है, ऐसे म्यू से हम लोग बनाते हैं माइक्रोमीटर, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। ठीक है, माइक्रोमीटर मतलब 10⁻⁻6 मीटर। तो यहाँ पर माइक्रोमीटर में डायमीटर दिया गया है, यानी उसका रेडियस का डबल जो होता है डायमीटर दिया गया। तो डायमीटर आप याद रखिएगा। तो यहाँ पे हमको शेप मिल गया, कुछ इंपॉर्टेंट लाइन जो हम कवर करते जा रहे हैं, देखते जाइए ध्यान से। स्फेरिकल शेप मिल गया, स्फेरिकल शेप का होता है 50 to 25, 25 से 50 माइक्रोमीटर का क्या होता है, इसका डायमीटर होता है। इसका साइज भी मिल गया।
नेक्स्ट, इट हैज प्रोमिनेंट टू लेयर्स, इसकी दो लेयर होती है, मैंने पहले ही बताया, बाहर वाली लेयर को एक्साइन, अंदर वाली लेयर को इंटाइन। कौन सी? एक्साइन लेयर मिली, और मेड अप स्पोरोपोलिन, मैंने बता दिया पहले ही कि क्या क्या मिला, इंपॉर्टेंट चीजें कवर करते जा रहे हैं। तो बाहर की लेयर मिली एक्साइन, इसको किससे बना हुआ है? स्पोरोपोलिन। फिर देखिए मोस्ट रेजिस्टेंट ऑर्गेनिक मटेरियल, ये भी मैंने बताया कि स्पोरोपोलिन क्या है? मोस्ट रेजिस्टेंट यानी हार्डेस्ट सब्सटेंस इन प्लांट किंगडम। कोई भी ऐसा एंजाइम नहीं है जो इसको डिसॉल्व कर सके, नेचुरली कोई ऐसा एंजाइम नहीं है। हाँ, आर्टिफिशियल किसी केमिकल को, HCl को या स्ट्रॉन्ग एसिड को हम इसके ऊपर डाल करके डिसॉल्व कर सकते हैं, पर नेचुरली अगर बात किया जाए तो कोई भी ऐसा नहीं है एंजाइम जो इसको डिसॉल्व कर सकता हो। क्लियर है? अच्छा, आगे आते हैं तो इट कैन, फिर टेम्परेचर की बात करें तो टेम्परेचर, अल्कलाइन या एसिड इसको डिसॉल्व नहीं कर सकते, ये इसकी स्पेशलिटी बताया जा रहा है स्पोरोपोलिन का। वापस आते हैं तो इस पोलन ग्रेन की बात किया जाए, जो इसका एक्साइन है, एक्साइन जो होता है एक जगह पर एब्सेंट होता है, और जिस जगह पर एब्सेंट होता है उसे कहते हैं जर्मपोर, ये भी मैंने अभी बताया। तो जर्मपोर भी याद रखना है, जो भी इंपॉर्टेंट इसके टर्म्स हैं इसको याद रखना है, जिसको मैं यहाँ पे कवर कर रहा हूँ, जिसको यहाँ पे मैं हाईलाइट कर रहा हूँ। जर्मपोर, जर्मपोर वो जगह वेयर स्पोरोपोलिन इज एब्सेंट, ये एग्जाम में पूछा गया, बार बार याद रखिएगा। जर्मपोर वो जगह है जहां पे स्पोरोपोलिन एब्सेंट होता है, वहां से जर्मिनेशन होने के इसके चांसेस ज्यादा होते हैं, वहीं से जर्मिनेशन होता है, इससे इसको हेल्प मिलती है। अब आते हैं तो पोलिन ग्रेन्स आर वेल प्रिजर्व्ड एज फॉसिल्स बिकॉज द प्रेजेंस ऑफ स्पोरोपोलिन। मैंने बताया ना कि जब प्लांट्स क्या होते हैं, जब किसी रीजन से दब जाते हैं, या पुराने टाइम पे आर्कियोलॉजिकल जब खुदाई की जाती है, जब रिसर्च होता है प्लांट्स के ऊपर, तो वो पार्ट प्लांट का सबसे ज्यादा सुरक्षित होगा ना, जो सबसे ज्यादा टफ होगा। जैसे ह्यूमन की बॉडी को बरीड कर दिया गया, दबा दिया गया मिट्टी में, और बाद में आप खोद करके निकाल रहे हैं, तो देखेंगे बॉडी में क्या बोन्स थोड़ी मिलेगी, मसल्स थोड़ी मिलेगा, स्किन थोड़ी मिलेगा, बोन्स का कुछ पार्ट मिलेगा। सबसे ज्यादा जो पार्ट प्रिजर्व होगा वो होगा टीथ, क्योंकि सबसे ज्यादा हार्ड सब्सटेंस से बना। वैसे ही प्लांट में ये फॉसिल्स की तरह मिलता है, और ये प्रिजर्व होता है, क्यों? क्योंकि यहाँ पे स्पोरोपोलिन है, तो पोलिन जो यहाँ पे पोलिन ग्रेन है ये प्रिजर्व रहता है स्पोरोपोलिन की वजह से, ये चीज बताया जा रहा है। क्लियर है? अच्छा, नेक्स्ट पूछा गया, व्हाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड? अब कल मैंने एक बात बोली थी आपको ना, याद रखिए, रिमाइंड करिए कि जब भी एनसीईआरटी में, इसकी खास बात एनसीईआरटी रटाती नहीं है, आपको समझाती है, आपको चीजें बताती हैं। तो एनसीईआरटी में जब भी कोई चीजें, जब भी कोई पॉइंट्स आपको बताया जाता है, समझाया जाता है, तो उस पैराग्राफ के बाद आपसे क्वेश्चन भी पूछा जाता है, ताकि बच्चे के दिमाग को टेस्टिंग भी हो, पता चले बच्चा एक्टिव है कि नहीं। आप वो क्वेश्चन या तो ढूंढिए, सोचिए, उसका आंसर लेके आइए, या तो अपने स्कूल में अपने टीचर से डिस्कस करिए और इसका आंसर फाइंड करिए, ये इंपॉर्टेंट होता है। इससे क्या होगा, जो बचे खुचे क्वेश्चंस होते हैं जो नीट में आपको लगता है बाहर से आ रहे हैं या बोर्ड में, वो सारे के सारे क्वेश्चन कवर हो जाते हैं, और वहां पे पढ़ने के बाद आपको कोई भी क्वेश्चन बाहर से नहीं ढूंढना पड़ेगा। चलिए एक बार क्वेश्चन देखते हैं, क्या क्वेश्चन है? वाई डू यू थिंक द एग्जाइन शुड बी हार्ड? आप क्यों ऐसा सोचते हैं भैया कि एग्जाइन इतना हार्ड है? क्योंकि स्पोरोपोलिन से बना हुआ प्रिजर्व मटेरियल है, हार्ड मटेरियल है, ये किसी से डिग्रेडेड यानी डिजॉल्व नहीं हो रहा, इसीलिए हार्ड मटेरियल है। दूसरा एक क्वेश्चन और पूछा गया, व्हाट इज द फंक्शन ऑफ जर्मपोर? जर्मपोर का फंक्शन क्या है? जो क्वेश्चन पूछा जा रहा तब से हम इसका आंसर बता चुके हैं 3 बार 4 बार। क्या फंक्शन है? यहाँ से क्या होगा, जर्मिनेशन होगा पोलन ग्रेन का, और यहाँ से क्या होगा, बाहर पोलन ट्यूब निकलेगा, और पोलन ट्यूब निकलेगा तो उसके साथ 2 मेल गैमीट होंगे, और फिर वो जाकर के फर्टिलाइजेशन में पार्टिसिपेट करेंगे फीमेल पार्ट्स के अंदर। क्लियर है? तो इसका ये फंक्शन भी आपको मैंने यहाँ बताया। अब आते हैं तो इनर वॉल पे, एक्सटर्नल लेयर, बाहरी लेयर की बात हमने कर ली। अब क्या इनर वॉल ऑफ लेयर, यानी इनर जो वॉल है उसको हम लोगों ने क्या बोला, इंटाइन बोला। बाहर की लेयर को देखा, अब इनर भी एक लेयर है, दूसरी लेयर जो अंदर वाली लेयर उसे हम क्या बोलेंगे, इंटाइन। इंटाइन देखा, ये क्या थिन होती है, पतली होती है, और ये कॉन्टिन्यूअस होती है। बाहर की लेयर थिक है, मोटी है, यानी कॉन्टिन्यूअस नहीं है, एक जगह पे ब्रेक है, यानी एक जगह पे क्या है, स्पोरोपोलिन एब्सेंट है। दूसरा अंदर की जो लेयर है जिसे हमने इंटाइन बोला है, सेलुलोज पेक्टिन से बनी है, ये क्या है, रेगुलर है, ठीक है, और मेड अप ऑफ सेलुलोज एंड पेक्टिन, ये भी अंडरलाइन करिए, सेलुलोज एंड पेक्टिन। वो स्पोरोपोलिन, ये सेलुलोज एंड पेक्टिन, इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से। ये सारी चीजें मैं बताते हुए आ रहा हूँ शुरू से, तो याद हो गया। तो एक्सटर्नल लेयर, बाहर की लेयर एक्साइन स्पोरोपोलिन से बनी होती है, अंदर की लेयर इंटाइन सेलुलोज और पेक्टिन से बनी होती है। नेक्स्ट, द साइटोप्लाज्म ऑफ पोलन ग्रेन इज सराउंडेड बाय ए प्लाज्मा मेम्ब्रेन। The cytoplasm of pollen grain is surrounded by a plasma membrane। जो साइटोप्लाज्म यानी कोई भी जो सेल होती है,
उसके अंदर जो फ्लूइड लिक्विड भरा होता है, मैंने बताया था कल कि उसको साइटोप्लाज्म कहते हैं। उसके चारों तरफ जो कवरिंग होगी उसे क्या बोलेंगे, प्लाज्मा मेम्ब्रेन ही बोलेंगे। ये सेल का पार्ट है, आप लोगों ने 11th में पढ़ा है, ठीक है, कोई खास इन्फॉर्मेशन नहीं, आपको पता ही होगा, ठीक है। नेक्स्ट, व्हेन द पोलन ग्रेन इज मैच्योर इट कंटेन टू सेल। जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है एंथर से और मैच्योर होता है तो उसके पास उसके अंदर दो सेल आपको दिखाई देंगी। दो सेल कौन सा, एक वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। पहला वेजिटेटिव सेल और दूसरा जनरेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल बड़ी होगी, वेजिटेटिव सेल देखेंगे बड़ी सेल है, और जनरेटिव सेल एक छोटी सेल। अभी हम इसको फिर से फिगर दिखा रहे हैं जो एनसीईआरटी की फिगर है कि ठीक है, तो एक बार याद रखिएगा, दो सेल दिखाई दिया हमको पोलन ट्यूब में, एक बड़ी सेल एक छोटी सेल। बड़ी सेल को हमने क्या बोला, बिगर सेल को क्या बोला, वेजिटेटिव सेल। छोटी सेल को क्या बोला, जनरेटिव सेल। और जो वेजिटेटिव सेल होगा भैया वो क्या बनाएगा, पोलन ट्यूब बनाएगा। बताते हुए आ रहे हैं, बार बार बता रहे हैं, बार बार रट रहे हैं, आपको याद हो जाना चाहिए, बिल्कुल याद हो जाना चाहिए। दूसरा छोटी सेल है जनरेटिव सेल, इससे क्या बनेगा, इससे बनेगा मेल गैमीट। कितना मेल गैमीट बनेगा, दो मेल गैमीट। और दो सेल बन रही है, अब सोचिए एक सेल से दो सेल बन रही है, कौन सा डिवीजन हुआ होगा, माइटोसिस हुआ होगा। अगर मियोसिस होता तो एक सेल से फोर सेल का फॉर्मेशन हुआ होता। क्लियर है, तो यहाँ पे दो सेल मिली, वेजिटेटिव सेल बड़ी, जनरेटिव सेल छोटी। वेजिटेटिव सेल से पोलन ट्यूब बनेगा, जनरेटिव सेल से मोइल गैमीट बनेगा। ओके, अच्छा नेक्स्ट आते हैं, तो यहाँ पर वही चीज बताई गई है, द वेजिटेटिव सेल इज बिगर, बड़ी, एंड हैज अबंडेंट फूड रिजर्व मटेरियल, लार्ज इरेगुलर शेप्ड न्यूक्लियस। जो बड़ी वाली सेल है, जो बड़ी है उसे हमने वेजिटेटिव बोला, इसके अंदर ज्यादा फूड मटेरियल रिजर्व है इसीलिए ये बड़ी है, और इसके अंदर इरेगुलर शेप का बड़ा सा न्यूक्लियस है। ये चीजें यहाँ पे बताया गया, आपको समझ में आ रहा होगा, ठीक है। नेक्स्ट, जनरेटिव सेल स्मॉल है, छोटी है, फ्लोइड इन द साइटोप्लाज्म ऑफ, क्या है, वेजिटेटिव सेल। वेजिटेटिव सेल के साइटोप्लाज्म में क्या है, फ्लोइड कर रही है, और स्पिंडल शेप की डेड साइटोप्लाज्म यहाँ पर पाया जाता है। और फिर बाद में इसमें क्या होगा, माइटोसिस होगा तो मेल गैमेट का फॉर्मेशन होगा। ये सारी चीजें यहाँ पे एज इट इज लिखी गई हैं, ठीक है। एक बार इस फिगर को देख सकते हैं, ये क्या है, पोलिन ग्रेन है। पोलिन ग्रेन का इंटरनल स्ट्रक्चर दिखाया गया, ये एनसीईआरटी का फिगर है। एनसीईआरटी के फिगर को भी ध्यान से देखते जाएंगे, नीट में कभी कभी फिगर भी आ जाता है, और फिगर आता है तो फिगर दे दिया जाता है, और जो चीजें ये पॉइंट है डिनोटेड किया गया यही आपसे पूछ लेता है कि ये क्या है, ये क्या है, ये स्ट्रक्चर का नाम आपसे पूछ लिया जाएगा। तो यहाँ पर आपको क्या देखने को मिल रहा है, पोलिन ग्रेन, ये एक्सटर्नल स्ट्रक्चर, ये इंटरनल स्ट्रक्चर। ये वेजिटेटिव सेल, जो बड़ी सेल है वेजिटेटिव सेल है, ये बड़ी सेल का ये बड़ा सा न्यूक्लियस है, और इसके अंदर ये साइटोप्लाज्म, साइटोप्लाज्म है, ये छोटी सेल है, उसके अंदर फ्लोट कर रही है, यानी बड़ी सेल के अंदर ही छोटी सेल ये फ्लोट कर रही है, और उसका ये न्यूक्लियस है। क्लियर है, तो बड़ी सेल क्या होगी, वेजिटेटिव सेल, छोटी सेल क्या होगी, जनरेटिव सेल। क्लियर है, यही चीज मैं बार बार बताते हूँ, आपको यहाँ पे याद हो जाना चाहिए, ठीक है। अब लास्ट कुछ पॉइंट इसके बारे में जो बचा हुआ है, कुछ दो तीन लाइंस और देख लेते हैं जो कि हम आपको ऑलरेडी बता चुके हैं। तो जनरेटिव सेल हो गया, वेजिटेटिव सेल हो गया। अब लास्ट में दिया गया कि इट इज ए स्पिंडल शेप्ड विद डेंस साइटोप्लाज्म, यानी जो छोटी वाली सेल थी जिसे हमने जनरेटिव सेल बोला, ये छोटी शेप, इसका जो न्यूक्लियस होता है छोटा होता है, और इसके अंदर स्पिंडल शेप का साइटोप्लाज्म या स्पिंडल शेप का डेंस साइटोप्लाज्म इसके अंदर पाया जाता है। इट ओवर 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, ये डेटा याद रखिएगा, कुछ डेटा भी पूछा जाता है। 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, एंजियोस्पर्म क्या है, प्लांट की कैटेगरी है। 5 कैटेगरी हमने देखा था, थैलोफाइटा जिसमें एल्गी आते हैं, फिर ब्रायोफाइटा, फिर टेरिडोफाइटा, फिर जिम्नोस्पर्म, फिर एंजियोस्पर्म। तो एंजियोस्पर्म प्लांट्स को ही हम लोग क्या कहते हैं, फ्लावरिंग प्लांट कहते हैं। ये फ्लावरिंग प्लांट की बात किया जा रहा है। तो 60% ऑफ एंजियोस्पर्म, जितने भी एंजियोस्पर्म यानी फ्लावरिंग प्लांट्स है, उसका जो 60% प्लांट है वो क्या होते हैं, वो टू सेल स्टेज में अपने पोलन ग्रेन्स को रिलीज करते हैं। टू सेल स्टेज मतलब, टू सेल स्टेज का मतलब यानी जो ये पोलन ग्रेन है जब एंथर से बनकर के रिलीज होंगे, मेच्योर होंगे, तो इसके अंदर दो ही सेल होगी, यानी एक सेल होगी वेजिटेटिव सेल और दूसरी होगी जनरेटिव सेल। अभी कोई इसके अंदर चेंजमेंट नहीं हुआ है। आगे चलकर मैंने आपसे बताया कि जो वेजिटेटिव सेल है क्या बनाएगा, ये ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा, या ऐसा कुछ स्ट्रक्चर बनाएगा जिसे हम बोलेंगे पोलन ट्यूब। क्लियर है, और ये जो जनरेटिव सेल है इसमें डिवीजन होगा फर्दर, माइटोसिस, और दो सेल बनेगी, दो मेल गैमिट बनेंगे। अब बताइए टोटल कितनी सेल हो गई, तो एक पोलन ट्यूब खुद सेल है, और दो मेल गैमिट इसके अंदर, ये भी एक सेल है। गैमिट भी तो सेल होता है ना, सबसे छोटी सेल। तो देखिए यहाँ पे टोटल कितनी सेल हो गई, 3 सेल।
कब? जब इसमें आगे फर्दर डेवलपमेंट होगा। अभी तक वेजिटेटिव और जेनेरेटिव सेल एज इट इज है। तो यानी जब मेल गैमीट बन जाएगा तो यहाँ पे 3 सेल स्टेज हो जाएगी। अभी कैसी है? 2 सेल स्टेज है। तो यही इंफॉर्मेशन बताया गया है। बार बार इंपॉर्टेंट चीजों पे हम इंफेसिस करते हैं, इंसिस्ट करते हैं। आपको याद रखना है कि जो एंजियोस्पर्मिक प्लांट है, फ्लावरिंग प्लांट है, उसमें 60% जो प्लांट यानी मोस्ट ऑफ द प्लांट में 2 सेल स्टेज में क्या होता है? पोलन ग्रेन रिलीज होता है। जबकि रेस्ट ऑफ यानी जो बचा हुआ 40% अप्रॉक्स प्लांट है उसमें क्या होता है? 3 सेल स्टेज में, यानी जब पोलन ग्रेन रिलीज होता है तो उसके अंदर मेल गैमेट ये बन चुका होता है। यही तो मतलब हुआ। अच्छा, तो ये चीजें जो आपको मैंने बार बार रटी, आपको भैया याद हो जाना चाहिए, इसमें आपको भूलना नहीं है। क्लियर है? वेजिटेटिव सेल, जनरेटिव सेल, एक्साइन, एंटाइन, स्पोरोपोलिनिन, सेलुलोज, पैक्टिन, जितनी भी चीजें आपको पता याद होना जाना चाहिए। इतनी बार मैं रट देता हूँ आपको, तो और भी वैसे भी याद हो जाना चाहिए। ये तो आत्मा, यानी जब आप सोएंगे सपने में तो आत्मा को ये याद हो जाएगा, जब आपको याद नहीं होगा तो। क्लियर है? सपने में भूत बन के आएगा, तो याद कर लेना इसको आप लोग। ठीक है, वापस आते हैं तो कुछ चीजें बताई गया। इट द रिमेनिंग स्पीसीज द जनरेटिव सेल डिवाइड इनटू द माइटोटिकली, यानी माइटोसिस के थ्रू क्या करता है? डिवाइड करता है एंड गिव रेज द 2 मेल गैमीट्स बिफोर पोलिन गेन आर सेट 3 सेल स्टेज। वही चीज मैंने बताया कि कुछ जो एंजियोस्पर्म है जो कि 2 सेल स्टेज में रिलीज नहीं करते हैं, तो उसमें क्या होता है? जनरेटिव सेल डिवाइड होती है माइटोसिस के थ्रू, और यहाँ पे 2 मेल गैमीट बन जाते हैं। टोटल कितनी सेल हो गई? 3। कितनी सेल? 3। अभी कितना है? 2। ओके, ये चीजें याद रखनी है। यही सब टेक्निकल पोर्शन है। यही सब चीजें इतनी इजिली आप समझ सकते हो, इतनी चीजें इजिली आप इसको कनेक्ट कर सकते हो, आपको रटना ही नहीं पड़ेगा। और आप वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार ऐसे ही लगातार देख लो तो आपके दिमाग में इस तरीके से छप जाएगा कि आप जा करके आंसर बना के लिख सकते हो। कभी भी किसी भी के भी आंसर को कोई भी टीचर पढ़ा रहा है उसको रटने की जरूरत ही नहीं होनी चाहिए। आपने एक बार समझ लिया, अपने खुद के शब्दों में आप जा करके वहां पे बयां कर सकते हो अपने आंसर को, और आपको अच्छा नंबर मिलेगा। क्योंकि जब खुद आंसर लिखा जाता है ना अपने शब्दों में, तो टीचर को भी लगता है अच्छा बच्चा खुद से समझ के आया, इसको सब्जेक्ट की नॉलेज है। तो आप खुद से बना के आंसर लिखना चाहिए। तो आपको फोकस रखना समझने पे, सारी चीजें आपको याद हो जानी चाहिए। इंपॉर्टेंट याद वो होना चाहिए जो आपको मैं हाईलाइट करके बता रहा हूँ। ओके, चलिए अब लास्ट जो पॉइंट आता है, हमने पोलन ग्रेन देख लिया, स्ट्रक्चर देख लिया उसका, जो भी था हमने ये सब चीजें देख ली। अब लास्ट क्या बचता है? पोलन ग्रेन का इंपॉर्टेंस। पोलन ग्रेन का यूज क्या हो सकता है प्लांट्स के रिस्पेक्ट में? हमको पता है कि इसका मेल गैमीट है, ये मेल गैमीटोफाइट है, ये मेल गैमीट को लेके जा रहा है और यहाँ पे फर्टिलाइजेशन कराएगा तो उसका रिप्रोडक्शन साइकिल कंप्लीट होगा। ये उसका इंपॉर्टेंस हो गया। लेकिन सिर्फ और सिर्फ उसका इंपॉर्टेंस वहीं पे नहीं है, ह्यूमन हमारी लाइफ में भी है। और सिर्फ इंपॉर्टेंस नहीं है, फायदेमंद नहीं हो। हर चीजों के 2 एक्सपेक्ट होते हैं हमारी लाइफ में। कोई भी चीजें जो हमको प्रॉब्लम करती हैं कुछ सिखा के भी जाती हैं। जो इंसान हमारे लिए फायदेमंद होता है, बड़ा अट्रैक्टिव दिखता है, अच्छा दिखता है, वो कुछ ना कुछ हमको नुकसान पहुंचा के भी जाता है। मतलब क्या है? एक सिक्के के 2 पहलू होते हैं, हेड एंड टेल भी होता है। तो जो चीजें प्रॉब्लम करती हैं, बेनिफिट देती हैं, वो प्रॉब्लम भी करती हैं। तो जैसे पोलन ग्रेन क्या है, इसका कुछ बेनिफिट यूज है तो कुछ नुकसान भी हमको पहुंचाता है। जैसे ह्यूमंस के लिए बेनिफिट क्या? जो एथलीट्स होते हैं, जो रनर करने वाले जो एथलीट्स होते हैं, जो अलग अलग स्पोर्ट करते हैं, तो उनको एनर्जी की ज्यादा जरूरत होती है। अभी आप रोटी चावल दाल पेट में ठूस लिया, यानी खाना खा लिए, भर पेट खा लिए, तो आपको पेट भर गया तो आपको भूख नहीं लगेगी, और आपको जितनी भी एक्टिविटी करते हैं, दौड़ते हैं, भागते हैं, मारपीट करते हैं, किसी से लड़ाई झगड़ा, उतने में आपका काम हो जाता है। जितना आपने खाना खाया वो एनर्जी आपको बॉडी को मिल जाएगी, उतने में सारी एक्टिविटी ये सब कर लेंगे, दौड़ भाग। लेकिन अगर आप जिम में जाएंगे और आपको 6 घंटे जिम करना है और जॉन इब्राहिम की तरह बॉडी बनानी है, तो ये चावल दाल से काम आपका नहीं होगा। तो क्या करना पड़ेगा? वहां पे चावल दाल, वहां पे प्रोटीन शेक पीते हैं, दुनिया भर के सप्लीमेंट लेते हैं। वैसे ही जो एथलीट होते हैं ना, जो एथलीट होते हैं, वो एथलीट क्या करते हैं? वो सप्लीमेंट के तौर पे पोलन ग्रेन से बना हुआ टैबलेट्स लेते हैं, पोलन ग्रेन से बना हुआ सिरप लेते हैं। उनकी बॉडी की एनर्जी को, उनके एंथुजियाज्म को बढ़ा देता है। इससे उनको क्या मिलता है? एक्स्ट्रा एनर्जी मिलता है। बात समझ में आ रही है? और ये जो चीजें होती हैं इनको बेनिफिट देती है। अब नुकसान क्या है? मैंने बताया हर चीज का दोनों एक्सपेक्ट है। नुकसान ये है, आप जब हवा में, अभी आप सड़कों पे टहल रहे, अच्छा मौसम है और आप निकले हुए हैं टहलने के लिए, वॉकिंग करने के लिए, और आप सांस ले रहे हैं, चलो भैया सुबह सुबह ठंडी हवा लेते हैं, अच्छा हवा ले रहे हैं, और आप जब ऑक्सीजन ले रहे हैं, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन आपके अंदर जा रही है, तो उस ऑक्सीजन के साथ, गैस के साथ पोलन ग्रेन भी चला गया आपके अंदर। हो सकता है धतूरे के प्लांट का पोलन ग्रेन हो, किसी दूसरे जहरीले प्लांट का पोलन ग्रेन हो, कुछ भी हो सकता है, XYZ। तो अब क्या होगा? आपकी बॉडी, अब चूंकि वो 25 to 50 माइक्रोमीटर का है,
25 से 50 माइक्रोमीटर का, बहुत ही छोटा है। आपकी नाक से यानी नॉस्ट्रिल से वो लंग्स के पास या ट्रैकिया के पास जा सकता है। चला गया वहां पे तो क्या करेगा, खुजली, यानी कि वहां पे क्या करेगा, रिएक्शन शो करेगा, एलर्जी पैदा कर देगा। हे फीवर एक बीमारी का नाम है, एक फीवर का नाम है, जिसमें आंखों से पानी गिरने लगता है, खुजली होने लगती है, एलर्जी हो जाती है, बुखार आ जाता है हे फीवर में। ये कॉज कर देगा, ब्रोंकाइटिस कर देगा, लंग इन्फेक्शन कर देगा, ये सारी चीजें कर देगा। ये इसका पॉजिटिव और निगेटिव इंपैक्ट मैंने बताया, यही नेक्स्ट पैराग्राफ में लिखा हुआ है। इससे ज्यादा यहाँ पे और कुछ नहीं, एक बार आप रीड आउट कर लीजिएगा, इससे ज्यादा कुछ नहीं मिलेगा आपको। एज इट इज जो बातें आपको मैंने सुनाई, ध्यान से सुन लीजिए, याद कर लीजिए, आप इसको बोर्ड एग्जाम में लेके आएंगे, मोस्ट ऑफ दी नंबर आपको जो मैक्सिमम मिलना होगा मिल जाएगा। ओके, एक बार इसको रीड कर लीजिएगा। यहीं तक हमारा था पोलन ग्रेन। अब इससे ज्यादा पोलन ग्रेन नहीं है यहाँ पे, इससे ज्यादा इंफॉर्मेशन नहीं है। एक बार इसको देख लेते हैं, थोड़ा सा नीचे आपको फिगर में दिखा देता हूँ। तो देखिए इस क्लास में हमने बेसिकली क्या बात किया, पोलन ग्रेन के स्ट्रक्चर के बारे में, पोलन ग्रेन के अंदर जो सेल्स हैं, पोलन ग्रेन की जो आउटर लेयरिंग है उसके कुछ इन स्पेशल इंफॉर्मेशन के बारे में, उसका शेप, साइज, डिजाइन, और उसके अंदर जो कुछ एनसीईआरटी में क्वेश्चंस पूछे गए उसके बारे में हमने देखा। और पोलन ग्रेन्स का ह्यूमन लाइफ में क्या बेनिफिट हो सकता है, यानी पोलन ट्यूब टैबलेट्स, पोलन सिरप, उसका जो फिगर था एनसीईआरटी में, अभी स्पेशली कुछ टेक्निकल फॉल्ट की वजह से खुला नहीं, अगली क्लास में इसको आपको फिर से फिगर दिखा देंगे। बेसिकली बस फिगर ही दिखाना था, बाकी सारा कंप्लीट हो चुका है। तो वहां पे हमको पोलन टैबलेट्स, पोलन सिरप देखने को मिलता है। अब निगेटिव प्रॉब्लम्स की बात करें तो पोलन ग्रेन की वजह से लोगों में इन्फेक्शन हो सकता है, एलर्जी हो जाती है, अस्थमा, ये सारी जैसे लंग्स इन्फेक्शन वाली प्रॉब्लम्स आती हैं। तो ये उसका निगेटिव इम्पैक्ट है, आपको दोनों चीज याद रखना है, ठीक है। तो आई होप आपका ये लेक्चर अच्छा लगा होगा, आपका ये जो क्लास था ये मजेदार रही होगी, आपको समझने का मौका मिला, आपको सारी चीजें क्लियर हो गई होंगी, ठीक है। एक बच्चे ने क्वेश्चन पूछा हुआ था लास्ट लेक्चर में ट्रांसक्रिप्शन के बारे में, तो सॉरी बच्चा, नेक्स्ट क्लास में आपको ट्रांसक्रिप्शन के बारे में कुछ इन्फॉर्मेशन दे देंगे। अब चूंकि वो बहुत बड़ा टॉपिक है, आपने क्लियर नहीं किया था कि आपको ट्रांसक्रिप्शन में पूछना क्या है, इसलिए मैंने इस क्लास में नहीं डिस्क्राइब किया, टाइम कम था। तो नेक्स्ट लेक्चर में उस आंसर लेंगे। इस क्लास से रिलेटेड जो आपको डाउट हो या कोई भी डाउट हो तो आप नेक्स्ट कमेंट में पूछ सकते हैं, आपको नेक्स्ट लेक्चर में उसका आंसर देंगे। तो चलिए मिलते हैं नए लेक्चर में, तब तक के लिए सबको थैंक यू वेरी मच।